जय हिंद प्यारे साथियों जी, आप सभी का स्वागत है हमारे रफ्तार सीरीज चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए तो आज हम पढ़ते हैं खान सर की पॉकेट जीके बुक से भारत का संविधान। तो आइए देखते हैं। भारत का संविधान। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन। ईस्ट 1773 से 1858। मान लीजिए आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल बताइए, तो आप वहां पर क्या बताएंगे? 1773 से 1858। और ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947। राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। वेवेल योजना 1945। ठीक, वेवेल योजना 1945। कैबिनेट मिशन 1946। माउंटबेटन योजना 1947। बाल्कन प्लान 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आइए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, बंगाल के गवर्नर, क्या बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। क्या मिली? मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य चैम्बर्स लिमिट्रेस व हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बताइए, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम दिया गया था। ठीक, का नाम दिया गया था। फिर पूछ लेगा, मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। तो आप लोग क्या बताएंगे कि बंगाल की गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा, बताइए कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता, पहली बार राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य चैम्बर्स लिमिस्टर्स व हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेजी अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में ब्रिटिश संसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। समझिएगा, पूछ लेगा। बताइए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इस समय जो भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे रेलवे हो, जाए एसएससी हो, जाए आपका बिहार पुलिस हो, ऑल वनडे जो भी एग्जाम, उसमें पॉलिटी से सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहा है। तो आप लोग इसको भी विशेष ध्यान दीजिए जीके जीएस के लिए। 1781, तो आप क्या लगाएंगे? ब्रिटिश संसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए एक विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है। और राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। अब है हमारा फीड्स इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई तथा साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ था? दोहरे शासन का। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल की परिषद को युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा विदेशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। फीड्स इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए कि बताइए फीड्स इंडिया एक्ट 1784 में परिषदों की सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो आप वहां पर बताएंगे प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और आगे क्या बताएंगे? इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए थे, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। व्यापारिक मामले में किसका नियंत्रण था? बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा विदेशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक,
इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। वह भारतीय राजस्व के नियंत्रण बोर्ड ऑफ सदस्य व कर्मचारी के वेतन दिया जाएगा। समझिएगा 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी को भारत का व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा भारतीय राजस्व के से नियंत्रण बोर्ड से सदस्य व कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा। ठीक, फिर है हमारा 1813 का चैप्टर है अधिनियम। क्या है? 1813 का चैप्टर अधिनियम। स्थानीय क्या है? स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को करोपड़ का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध। पूछ लेगा, बताइए 1813 का चैप्टर अधिनियम में क्या था? भारतीय शिक्षा पर क्या उन्होंने लागू किया था? तो आप क्या बताएंगे? भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध। ठीक, आइए तो हम लोग रिवीजन करते हैं, समझ के अच्छे से पढ़ेंगे। 1813 का चैप्टर अधिनियम। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को करोड़ों का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। ठीक है, राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, जो कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार था 1813 का चैप्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। किंतु चाय के व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ठीक, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है, किसके तहत? 1813 चैप्टर अधिनियम के तहत। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो आइए 1833 का अधिनियम पढ़िए। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 1833 का। ठीक है, 1833 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। तो किसके द्वारा? 1833 का अधिनियम के तहत
ठीक। परंतु दास प्रथा का अनुमन 1847 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परंतु दास प्रथा का अनुमूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग। ठीक, जो नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट का शब्द का प्रयोग। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया बने। ठीक, समझिए, बताते हैं आप लोग को। 1833 का अधिनियम गवर्नर जनरल को पूर्णतः देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। परंतु दास प्रथा का अनुमूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया बने। ठीक है, चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया बने। अठारह सौ तिरपन का चैटर अधिनियम। 1853 का चैटर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्यों की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1853 का चैटर अधिनियम में क्या इंपॉर्टेंट था, तो वो क्या बताएंगे, सिविल सेवा में भारतीयों को अवसर देने का प्रावधान यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्यों की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। इसीलिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान। ठीक, आइए आगे देखते हैं। साथियों, ये जो भी जितने भी एक्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हैं। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले खान सर का जो पॉकेट जीके बुक पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले खान सर ने बताया है पॉकेट जीके बुक से 150 में से 140 प्रश्न आए हैं पेपर में। जीके जीएस में 150 में से 140 प्रश्न आए हैं पॉकेट जीके बुक से। तो आप लोग साथियों हमारे साथ जुड़ के पॉकेट जीके बुक को एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के अवश्य जाए, जिससे आप लोग को काफी जीके जीएस में स्कोर करने में सहायता मिलेगी। अब 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। भारत में सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सात सदस्य निदेश मंडल कंपनी से वे ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य भारत परिषद का गठन। भारत में गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। सुनिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम इम्पोर्टेंट है। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक, मतलब कि जो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया, ठीक। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। भारत में कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया था, ठीक है। इस शासन के अधिनियम, भारत में सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, भारत में सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए, ठीक है, 15 सदस्यीय 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से वे ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य भारत परिषद का गठन, ठीक। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। कौन कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि था, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत। आइए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। लॉर्ड प्रथम वायसराय बना, ठीक है, वायसराय बना। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विलियन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विलियम के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। पूछ लेगा आप लोग से। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य शामिल किया गया। समझिएगा, दोबारा से हम समझा रहे हैं। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विलियन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विलियन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया था। पूछ लेगा एग्जाम में, तो यही आप बताइएगा। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य शामिल किया गया, मतलब भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य शामिल किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद
की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण के साथ पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। आपसे पूछ लेगा, बताइए पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को किस एक्ट के द्वारा शामिल किया गया? तो आप लोग क्या बताएंगे? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनमोहित किया है। चलिए समझाते हैं हम आप लोगों को दोबारा से। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई है, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। कुछ लेगा 1861 में भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई थी। ठीक है साथियों, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के साथ पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनमोहित किया है। 1865 का अधिनियम, क्या? 1865 का अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी के, इससे प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में साथियों। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। 1862 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी अधिकारियों शक्ति में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों शक्तियों में वृद्धि की गई। इस प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को अधिघोषणा द्वारा नियत करने तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। समझिएगा, 1865 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों शक्तियों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को अधिघोषणा द्वारा नियत करने तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। 1873 का चार्टर एक्ट, 1873 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि EIC को कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब प्रश्न पूछ लेगा, बताइए कि इस EI को कभी भी भंग किया जाए, किस एक्ट के द्वारा माध्यम के प्रावधान किया गया था जारी, बताइए। तो 1773 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि EIC को कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, आगे है नोट, EIC को 1 जनवरी
1874 ईस्वी में भंग किया गया था। देख लिया, पूछा ना, नोट इम्पोर्टेंट। मतलब EIC को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार पॉकेट जीके को पढ़ के जाइए। लूसेंट से अच्छी किताब है, लूसेंट से अच्छे से इस किताब में, लूसेंट से ज्यादा अच्छे से इस किताब में डिटेल से दिया गया है। और जीके जीएस कोई बैच से पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। जीके जीएस जितना बुक से पकड़ बन सकता है पढ़ने से, उतना बैच से नहीं बन पाएगा। बैच में आपको इतना मटेरियल उपलब्ध नहीं कराया जाता है जितना कि आप बुक से स्वयं से समझ कर अच्छे से किताब से वीडियो देखकर आप पढ़ सकते हैं। 1859 का अधिनियम, 1859 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। देख रहे हैं साथियों को इतना कितने अधिनियम है, क्या क्या कहाँ पर हुआ था, विशेष ध्यान दीजिए। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है। 6 सदस्यों को केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। समझिए, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, मतलब 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है। 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी भारत गवर्नर जनरल में नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। अब 1892 का भारत का परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार सदस्यीय शासन की शुरुआत हुई। इनके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल में सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। चलिए, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रांतीय परिषद में के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने, प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है। हमें हमारा भारत परिषद 1909। ठीक है। आइए, मार्ले सचिव मिंटो वायसराय
1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो, क्या है, फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत में राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। पहली बार इंग्लैंड स्थिति भारत परिषद में दो भारतीय, पहला केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगरामी की नियुक्ति। ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। समझिए, भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले सचिव मिंटो वायसराय सुधार अधिनियम पर अरुण मेडल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूर्वक प्रश्न पूछते एवं बजट पर संकल्प करने का अधिकार। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। पहली बार इंग्लैंड स्थिति भारत परिषद में दो भारतीयों, एक केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगरामी की नियुक्ति। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। चलिए, भारत में ब्रिटिश क्या है, नोट। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से भारत कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1919 का भारत परिषद अधिनियम था। इम्पोर्टेंट है ये, मतलब जो सबसे कम चलने वाला अधिनियम था वो यही था। ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, शासन अधिनियम 1919 मेड टेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार अधिनियम। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तराधिकारी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसंधात्मक विधायिका। इस अधिनियम में पहली बार उत्तराधिकारी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसंधात्मक विधायिका। पहला राज्य परिषद। ठीक है, 5 वर्ष कार्यकाल व 60 सदस्य, 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत, 2 केंद्रीय विधानसभा, 3 वर्ष कार्यकाल व 144 सदस्य, 104 निर्वाचित व 40 मनोनीत की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। हाँ, महिलाओं को भी मताधिकार सीमित रूप में दिया गया। भारत में सचिव का खर्चा
जो 1793 से भारत में राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया। अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायक्रिया में भी किया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना प्रांतीय बजट के केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। वैदिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, वैधानिक आयोग का गठन किया गया। चलिए दोबारा समझते हैं। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका राज्य परिषद व कार्यकाल व 60 वर्ष 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत, केंद्रीय विधानसभा 3 वर्ष कार्यकाल व 144 सदस्य 104 निर्वाचित व 40 मनोनीत की सदस्य स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार सीमित रूप में दिया गया। भारत सचिव का खर्चा जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इस वर्णन अपनी पुस्तिका डायक्रिया में भी किया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना प्रांतीय बजट के केंद्रीय बजट के से अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया। आइए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सांप्रदायिक का प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा का आधार पर सीमित मताधिकार। पहली बार द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर 4 लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन। इनमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, जो 1919 की स्थापना की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तृत कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा का अधिकार पर सीमित मताधिकार। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार।
पहली बार द्विसदनी व्यवस्था, क्या पहली बार द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन। इनमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। ठीक है, साइमन कमीशन को भेज दिया गया साथियों। ठीक है, तो आइए साथियों हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रांतीय विषयों के 2 भाग में बांटा गया। हस्ताक्षरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, स्थानीय स्वायत्ता शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। ठीक है, हस्ताक्षरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, स्थानीय स्वायत्ता शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। ठीक है, आरक्षित विषय रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर, टैक्स, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण व सार्वजनिक सेवाएं आदि है। ठीक है, आरक्षित विषय ये सभी हैं। क्या क्या है? रक्षा, विदेशी मामले, वित्त कर टैक्स, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण व सार्वजनिक सेवाएं आदि। ठीक है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। किसे? बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस अधिनियम में जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिया। ठीक, हाय साथियों, तुम लोग आगे देखते हैं। इस अधिनियम को मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मेंटेगू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तराधिकारी शासन, भारतीयों को भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। ठीक है, समझिएगा मतलब क्या था इस अधिनियम का मकसद। ठीक है, इस अधिनियम को माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव माउंटेग एवं वायसराय चेम्सफोर्ड
के कार्यकाल में प्रेरित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तराधिकारी शासन, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। आगे क्या है बच्चों? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है साथियों, आइए तुम पढ़ते। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना जरूर करें और भूले बिल्कुल भी ना कमेंट करना। ठीक है, कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1945। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तराधिकारी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इनमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व शाख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया कि इस पर वायसराय का निर्माण को बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1947 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व तो अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। ठीक है, समझिए। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तराधिकारी सरकार के गठन पर ठीक है, निर्वाचन प्रणाली में गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इनमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व शाखा पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1947 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। ठीक है, आइए साथियों तुम लोग आगे पढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसंघात्मक व्यवस्था शुरुआत की गई। इस अधिनियम में 14 भाग 321 में द्विसंघात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। समझिएगा। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसंघात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी।
ठीक है साथियों। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों तीन सूचियों में किया गया था। ठीक है, केंद्र व इकाइयों में बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया था। पहला संघ सूची, संघीय सूची में क्या था साथियों, संघीय सूची में 59 विषय, ठीक है, मतलब 59 विषय थे संघीय सूची में। और राज्य सूची में 54 विषय, समवृत्ति सूची में 36 विषय शामिल किए गए। ठीक है, समवृत्ति सूची में 36 विषय शामिल किए गए। नोट, अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल वायसराय को सौंप गई। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के स्थान ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। क्या? संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, नेहरू 1935 के संसद अधिनियम को इन्होंने दास्तां घोषणा पत्र या दास्तां का चैटर कहा है। नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्तां का घोषणा पत्र या दास्तां का चैटर कहा है। नेहरू 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। नेहरू 1935 अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। ठीक है, मोजिन्ना, पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत। ठीक है, मां मदन मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकांतरित और अंदर से खोखला है। ठीक है, कि ये मदन मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकांतरित और अंदर से खोखला है। ठीक है साथियों, हाय साथियों, हम लोग आगे देखते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई को 1947 को पारित किया गया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मतलब 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया व 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ठीक है, ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 मेंडोनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना। ठीक है, ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का भारत गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, बताइए। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। ठीक है, भारतीय रियासतों का अधिकार था
कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहें। ठीक है, दोनों ओडोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाना, किसी अन्य देश का संविधान अपनाना या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते हैं। क्या दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना ब्रिटिश संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। ठीक है, दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों को तब तक लागू नहीं हो सकता था जब तक कि राष्ट्र कानून ऐसी सहमति ना दे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्या इसका मतलब है? दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता था जब तक ये राष्ट्र कानून द्वारा ऐसी सीमित ना दे। ठीक है, दोनों राष्ट्रों को यह अधिकार था कि संविधान का निर्माण, क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। ठीक है, मतलब दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने संविधान सभा बना सकते थे। ठीक है, भारत सचिव पद समाप्त कर इनकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। भारत सचिव पद समाप्त कर इनकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। ठीक है, नए संविधान से लागू होने तक विधानसभा के रूप में कार्य करेंगी। यह शासन 1945 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। ठीक है, नए संविधान के लागू होने तक विधानसभा के रूप में कार्य करेंगी। यह शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया। 1935 में अधिनियमानुसार विधानसभा कार्य करेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया। 1935 में अधिनियमानुसार विधानसभा कार्य करेगी। बंगाल व पंजाब का 2 भाग में विभाजन किया गया। ठीक है, बंगाल व पंजाब को 2 भागों में विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा 1999 सदस्य ही रह गए। 1929 ब्रिटिश प्रांतों से 70 देशी रियासत से। ठीक है, मतलब जो माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 1999 सदस्य ही रह गए। 1929 ब्रिटिश प्रांतों से व 70 देशी रियासतों से। ठीक है, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 सदस्य प्रांत से व देशी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर 7 से थे। ठीक है, मतलब संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से व देशी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर 7 से थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को
यू कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। देश का कोल्लम केरल का प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया। ठीक है, जिनमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग जानते शिक्षित हैं। ठीक है, देश का कोल्लम केरल प्रथम संविधान संरक्षण जिला बन गया, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग जानते और शिक्षित हैं। ठीक है, अब हमारा देश का केरल अब क्या है, देश का केरल प्रथम पूर्ण ई-शासित राज्य, क्या है, ई-शासित राज्य बना। ठीक है, देश का केरल प्रथम पूर्ण ई-शासित राज्य बना क्योंकि केरल में नागरिक को इंटरनेट सेवा तक पहुंच को केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट का अधिकार प्रदान कर दिया है। ठीक है, समझिएगा, देश का केरल प्रथम पूर्ण ई-सशक्त राज्य बना क्योंकि केरल में नागरिकों को इंटरनेट सेवा तक पहुंच को केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अब आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगी, जब तक आप लोग इसको पढ़िए। आगे की नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ाएंगे संविधान का निर्माण। धन्यवाद।